Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel Nursing with Sadaf Ikram. Today our topic is gastrointestinal disease, diarrhea. This is our pharmacological final term unit according to the Tau PPT. First of all, we read our introduction. Diarrhea is still a killer of children under 5 years, and according to a report by UNICEF, every day 8,000 children die of diarrheal dehydration. डायरिया क्या है? एक स्टिल किलर है, बच्चों को ज़्यादा अटैक करता है वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है या जो 5 ईयर्स के अंडर में होते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ हमें ये पता चला है कि रोज़ाना 8,000 बच्चों की जो है वो डेथ हो रही है। किस वजह से? डायरियल डिहाइड्रेशन की वजह से। द मॉर्बिडिटी ऑफ डायरिया हैज़ नॉट चेंज इन द पास्ट 10 ईयर्स। डायरिया का जो मॉर्बिडिटी रेट है, मतलब कि जो उसकी परसेंटेज है डिजीज़ की, वो चेंज नहीं हुई है पिछले 10 सालों में। प्रेवलेंस इन पाकिस्तान इज़ स्टिल एट 42.8। अभी तक प्रेवलेंस कितना है पाकिस्तान का? 42.8। और सिर्फ 42.8 में से 20.8 मदर्स हैं जो कि ORS का इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान विथ 4,65,000 एस्टिमेटेड एनुअल चाइल्ड डेथ इन 2008। 2008 में क्या हुआ था? पाकिस्तान के साथ कि 4,65,000 बच्चों की एनुअली डेथ हुई थी। हैज़ द फोर्थ हाईएस्ट बर्डन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड। और ये चौथा नंबर यानी कि फोर्थ नंबर पर हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट था पूरी दुनिया के अंदर। 2008 की बात हो रही है। डेथ फ्रॉम डायरिया इज़ प्रिवेंटेबल। डायरिया से जो है वो डेथ को हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड टाइमली एंड अप्रोप्रिएट केयर इज़ प्रोवाइड। अगर उनको टाइम से अप्रोप्रिएट केयर उनको प्रोवाइड की जाए तो मॉर्बिडिटी, डेथ और मोर्टेलिटी रेट जो उसका वो कम हो सकता है। डायरिया है क्या? डायरिया इज़ कैरेक्टराइज बाय लूज वाटरी स्टूल और अ फ्रीक्वेंट नीड टू हैव अ बाउल मूवमेंट। डायरिया को कैरेक्टराइज किया गया है कि लूज वाटरी स्टूल और बार बार एजेंसी फील होना बाउल मूवमेंट की, तो वो कहलाता है डायरिया। इट यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज एंड ऑफन डिसअपेयर विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ये आम तौर पर कुछ दिनों में होता है या कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट होता है और ये डिसअपेयर हो भी जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। डायरिया कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक। दो इसकी टाइप्स होती हैं, अक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अक्यूट डायरिया अकर्स व्हेन द कंडीशन लास्ट फॉर 1 to 2 days। अगर यही कंडीशन 1 से 2 दिन की है, 1 से 2 दिन पहले की है, तो वो डायरिया कहलाता है अक्यूट डायरिया। डेफिनेशन ऑफ डायरिया क्या है? एज पर WHO, डायरिया इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डायरिया को किस तरह डिफाइन किया गया है? इट हैविंग 3 or more लूज और लिक्विड स्टूल पर डे, कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा लूज और लिक्विड स्टूल होते हैं एक दिन में। और एज हैविंग मोर स्टूल, और ये से ज़्यादा देन इज़ नॉर्मल फॉर दैट पर्सन। तो ये एक पर्सन के लिए नॉर्मल हैं। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टूल ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा? डायरिया में आ सकता है। डायरिया क्या है? द पैसेज ऑफ 3 or more than 3 लूज और वाटरी स्टूल इन 24 आवर। अब वो हमने नॉर्मली पढ़ा था, अब ये क्या है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा और वो भी 24 घंटे के अंदर पैसेज हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा डायरिया। और पैसेज ऑफ 1 or more ब्लडी स्टूल, या ब्लडी स्टूल आ रहा है जिसको हम डायसेंट्री भी कहते हैं। British Society of Gastroenterology defines diarrhea as the abnormal passage of loose or liquid stool more than 3 stool more than 3 times daily and or a volume of stool greater than 200 ग्राम पर डे। ब्रिटिश सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया कि डायरिया जो है वो एबनॉर्मल पैसेज वे होता है लूज और लिक्विड स्टूल का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा अगर 3 टाइम ही अगर हो जाते हैं या उनका वॉल्यूम 200 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपकी टर्म, वो डेफिनेशन, वो कंडीशन, वो डिजीज़ कहलाती है डायरिया। डायरिया की इटियोलॉजी क्या है? कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, विबियो कॉलराई की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके इन्फेक्शन होते हैं। फूड पॉइजनिंग, कंटामिनेटेड फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया। ट्रेवलर्स डायरिया होता है, वो लोग जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो उनका ठीक से मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करता, उनकी कंटामिनेशन फूड इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा हो जाती है और एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा इफेक्ट करती है कि एंटीबायोटिक से साइड इफेक्ट में भी आ जाता है डायरिया। डायरिया के कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरियल एजेंट्स की बात करें तो शिगेला स्पेशियाई, इकेरिया कोलाई, विब्रियो कोलराई, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है। वायरल एजेंट्स में कौन से वायरस से हो सकता है? रोटा वायरस से और एडिनो वायरस से। पैरासाइटिक एजेंट इसमें कौन से आते हैं? एंटा अमेबा हिस्टोलाइटिका, गार्डिया, क्रिप्टोस्पोडियम एंड क्लिस्पोस्पोरा, ये वो एजेंट्स हैं पैरासाइटिक एजेंट जिनकी वजह से डायरिया कॉजेज
हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है डायरिया की? डायरिया इज़ द रिजल्ट ऑफ रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन। डायरिया में क्या होता है, इसका नतीजा ये है कि इसमें वाटर रिड्यूस होता है, एब्जॉर्प्शन उसकी कम होती है बाय द बाउल इंटेस्टाइन के ज़रिए, और इंक्रीज वाटर सिक्रीशन, बल्कि वाटर की सिक्रीशन बढ़ जाती है। डायरिया दो किस्म का होता है, ब्लडी डायरिया भी होता है जिसको हम डायसेंट्री भी कहते हैं, और वाटरी डायरिया भी होता है। ब्लडी डायरिया का मैकेनिज्म हमारे पास है। ब्लडी डायरिया को हम डायसेंट्री भी कहते हैं। इसमें ये कैरेक्टराइज किया जाता है कि अगर स्टूल में ब्लड का प्रेजेंस होना, वो आपका कहलाता है ब्लडी डायरिया मैकेनिज्म। और आप इससे क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन भी होता है, फीवर भी होता है, और अर्जेंसी भी इसमें फील हो सकती है। वाटरी डायरिया में भी यही मैकेनिज्म होता है, वाटरी लिक्विड स्टूल होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर का हो जाना, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स की अगर बात करें, कॉमन अप्रोचेस ऑफ डायरिया, करेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम। सबसे पहले कॉमन अप्रोच, यानी कि आमतौर पर जब हम डायरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमने फ्लूइड वॉल्यूम को करेक्ट करना होता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा होता है। करेक्ट न्यूट्रिशन, उसकी आपने डाइट प्रॉपर रखनी है, न्यूट्रिशन उसका बेहतर रखना है। इंक्रीज डाइजेस्टिव इंजाइम को बढ़ाना है, उसको इस तरह की डाइट देनी है। म्यूकोजल सेल प्रोलिफरेशन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में किसी किस्म की सेल की प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने इसको बचाना है। ड्रग थेरेपी हम देंगे, ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक अप्रोच इसकी ये होती है कि हम किस तरह की ड्रग उसको दे रहे हैं। ड्रग हम ये देखते हैं कि हम डायरिया की कंडीशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वर्सी है, डायसेंट्री है, कौन सी ऐसी किस्में हैं डायरिया की, उसके हिसाब से हम उसको एंटी डायरियल ड्रग्स पेशेंट को देते हैं। ड्रग थेरेपी में एक होती है स्पेसिफिक, जिसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एक होती है नॉन स्पेसिफिक, जिसको कहा जाता है एंटी डायरियल। स्पेसिफिक में एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल ट्रीटमेंट में आता है विब्रियो कोलराई, अगर आइडेंटिफाई किया गया है, अगर उसका इंट्रैक्शन है, तो आप टीसी यानी कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग देंगे। अगर उस विब्रियो कोलराई आइडेंटिफाई है तो कोट्रीमेक्सोजोल, एमडीआर, नॉर्फ्लॉक्स आप दे सकते हैं। शिगेला अगर आपको आइडेंटिफाई हुआ है तो आप सिप्रोफ्लेक्सिन देंगे। ई कोलाई की वजह से आप क्या देंगे? सिप्रोफ्लेक्सिन देंगे। क्लोस्ट्रियम डेफिसिल अगर पता चला है तो मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ठीक है, आपके पास वन चॉइस होती है। सेकंड चॉइस आपके पास आ जाती है वेंकोमाइसिन की। अगर अमेबियासिस गार्डिया आपको आइडेंटिफाई हुआ है बैक्टीरिया, तो आप मेट्रोनिडाजोलेस्ट देंगे, और टिनिडाजोल यानी कि MTZ आप उसको देंगे। अब नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स की अगर बात करें, तो फर्स्ट एब्जॉर्बेंट बल्क फॉर्मर, जो कि कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करती है, वो क्या चीज़ है? नॉट बेनिफिट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका इलेक्ट्रोलाइट्स पे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये आपके म्यूकोजल सेल पे भी वर्क नहीं करती, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ा देती है। उस कंडीशन में हम इस्पागोल, हस्पस्लियम एंड मिथाइल सिल्यूलोस, इस तरह की मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स कौन सी होती हैं? एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स का मतलब होता है जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए अक्सर तौर पर पेशेंट को दी जाती हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर सल्फाजलाइन एंड मीज़लाइन। सल्फाजलाइन एंड मीज़लाइन क्या है? ये क्लासिफिकेशन है अमाइनोसैलिक साइलेट की, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये ड्राइवेट की गई है अमाइनोसैलिक साइलिक से, इनहिबिट करती है COX एंजाइम को। अब COX क्या है? साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम है, उसको इनहिबिट कर देती है। और सेकंड अप्रोच इसमें क्या होता है कि ये CAMP-CGMP पाथवे को इंक्रीज कर देती है, यानी कि साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को बढ़ा देती है, इसकी जो सिक्रीशन की एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है। CAMP क्या है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेसाइज किया जाता है ATP से, किसके ज़रिए? एडिनिलेट साइक्लेस के ज़रिए। ये एक्टिवेट होता है G प्रोटीन के ज़रिए, इसमें कपल रिसेप्टर्स होते हैं, और ये मीडिएट करता है मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस से, जिसमें आपका जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटीन काइनेस और जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारे पास वहाँ से आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंटी मोटिलिटी ड्रग, इसको हम कहते हैं ओपॉइड एनालॉग। जब हम ये ड्रग देते हैं तो इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेशेंट की कम हो जाती है, इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम पेशेंट का कम हो जाता है। इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि वो टाइम, यानी कि फूड को, उस सब्सटेंसेस को इंटेस्टीन के लिए माउथ टू एनस जब वो जा रहा है, तो इंटेस्टीन में उसको पहुंचने तक उसको टाइम चाहिए होता है, तो वो आपका कहलाता है इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम।
कोडाइन, लोप्रोमाइड एंड डाइफेनोऑक्सिलेट। इस तरह की मेडिकेशन हम पेशेंट को देते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होते होते थोड़ा थोड़ा उससे एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से, ज़्यादा हैवी ना हो। तो ये थी हमारी पीपीटी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी टर्म जो कि समझ ना आई हो, तो उसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।